हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री 360। माई सेल्फ साहबान। तो स्टूडेंट्स, हमने एस ब्लॉक स्टार्ट किया था अपनी प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में, जिसमें हमने एस ब्लॉक की बेसिक फीचर्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन स्टार्ट कर दिया था। साथ के साथ हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखे थे, जिसमें हमने ये जान लिया था कि जब हम एल्कली मेटल्स की बात करते हैं तो एल्कली मेटल्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में आता है और इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है। तो देखिए, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिथियम के लास्ट में 2s1 आएगा। जब हम सोडियम की बात करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। इसी तरह पोटेशियम के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। और अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो रुबिडियम के लास्ट में 5s1, सीजियम के लास्ट में 6s1 और फ्रेंशियम के लास्ट में 7s1 आएगा। ठीक है, अब आज की इस क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे एल्कली मेटल्स के एटॉमिक साइज से या एटॉमिक रेडियस से। तो देखिए, एटॉमिक साइज कैसे वेरी करते हैं। आप जानते हैं कि जब हम किसी ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर, यानी कि अप टू डाउन जाने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। एक्चुअल में क्या होगा कि लिथियम से जब हम फ्रेंशियम या सीजियम की तरफ जाएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि लिथियम का एटॉमिक साइज सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा एटॉमिक साइज सोडियम का होगा, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम और सबसे बड़ा एटॉमिक साइज मुझे यहां पर सीजियम का दिखाई देगा। अब यहां पर ध्यान रखिए, यहां पर हम फ्रेंशियम को कंसीडर नहीं करेंगे। एटॉमिक साइज पढ़ने के लिए हमें सीजियम तक ही पढ़ना है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बताया था कि फ्रेंशियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अनस्टेबल होते हैं और इसकी अनस्टेबिलिटी की वजह से हम इसकी एक्यूरेट प्रॉपर्टीज पता नहीं कर सकते। यानी कि मैं सिर्फ सीजियम तक ही प्रॉपर्टीज डिस्कस कर सकता हूं और जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो लिथियम का साइज सबसे छोटा होगा और नीचे जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा और सीजियम का एटॉमिक साइज सबसे बड़ा होगा। अब यहां पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इनके एटॉमिक साइज बढ़ क्यों रहे हैं। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है। जब हम किसी एटम की बात करते हैं तो एटम का एटॉमिक साइज डिसाइड होता है उसके शेल से। लिथियम की अगर बात करें तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, यानी कि इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसके एटम में न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी 3 होते हैं और इसके शेल्स में इलेक्ट्रॉन भी 3 होते हैं और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स 2 शेल्स में भरे जाते हैं। यानी इसका आउटर मोस्ट शेल क्या होगा? सेकंड शेल होगा और लिथियम का एटम टोटल 2 शेल्स का होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं नीचे आता हूं, जैसे ही मैं सोडियम की तरफ आता हूं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर अचानक से बढ़ता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है और 11 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के लिए इसको टोटल कितने शेल्स की जरूरत पड़ती है? इसे टोटल 3 शेल्स की जरूरत पड़ती है। इसी तरह से मैं और नीचे आऊंगा तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर और ज्यादा है तो इसके लिए हमें 4 शेल, और जैसे जैसे मैं नीचे जाता जाऊंगा तो क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते जाएंगे इसलिए नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होंगे और नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे तो उससे एटॉमिक साइज बढ़ेगा। इसीलिए ग्रुप में लिथियम का एटॉमिक साइज सबसे छोटा होता है और सीजियम का एटॉमिक साइज सबसे बड़ा होता है। इस एनिमेशन में भी आप देख सकते हैं जिसमें बेसिकली लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को डिस्कस किया गया है। लिथियम में इसमें 2 शेल्स हैं, सोडियम में 3 शेल्स हैं और पोटेशियम में यहाँ पर 4 शेल्स हैं और नीचे जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। ये तो बात हुई ग्रुप की। अब अगर हम पीरियड की बात करें तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में भी बताया था कि एल्कली मेटल्स के एटॉमिक साइज बड़े होते हैं, दे हैव लार्ज एटॉमिक साइज। जब हम पीरियड की बात करते हैं तो पीरियड में किसी भी सेम पीरियड में हम जाएं, हम सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड की बात करें तो पीरियड में आगे जाने पर एटॉमिक साइज छोटा होता जाता है। और क्योंकि ये फर्स्ट पीरियड यहीं से स्टार्ट होते हैं, दे आर फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ देयर ऑन पीरियड्स, दैट्स व्हाई ये सबसे छोटे होते हैं। और जैसे जैसे हम पीरियड में आगे बढ़ते हैं एटॉमिक साइज छोटे होते जाते हैं, ये सबसे बड़े होते हैं और जैसे ही हम पीरियड में आगे बढ़ते जाते हैं एटॉमिक साइज छोटे होते जाते हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि एल्कली मेटल
मेटल्स के एटॉमिक साइज अपने अपने पीरियड में सबसे बड़े होते हैं और पीरियड में आगे जाने पर एटॉमिक साइज छोटा होता जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में ऊपर वाला एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट जो है उसका एटॉमिक साइज सबसे छोटा होगा और जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा। तो ये डिस्कशन हुआ इनके एटॉमिक साइज का। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर एटॉमिक साइज से कई सारी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज रिलेट करती हैं। तो हम अब वो प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे जो एटॉमिक साइज से रिलेट करती हैं। तो सबसे पहली चीज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? सबसे पहले हम आयनाइजेशन एंथैल्पी डिस्कस करने वाले हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कली मेटल्स। तो सबसे पहले तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी एटम के साइज पर डिपेंड करती है। तो चलिए एटम को एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। सपोज कीजिए यहां पर एक एटम है और एटम के बीच में न्यूक्लियस मौजूद होता है एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होगा, आप जानते हैं। और इस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होंगे? सर्कुलर पाथ होंगे इस तरह से, और सर्कुलर पाथ जो होते हैं इनके अंदर रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसमें क्या रिवॉल्व करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर आप ध्यान से देखें तो किसी भी एटम का न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये बात आप जानते हैं, बहुत बेसिक बात है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं और न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है और पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है। तो न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को। या मैं बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स हमेशा बंधे रहते हैं अपनी न्यूक्लियस से। अब अगर ऐसे में मैं इस एटम के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं इस इलेक्ट्रॉन को इस एटम से बाहर निकाल दूं, तो मुझे किसके अगेंस्ट एनर्जी लगानी पड़ेगी? इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट एनर्जी लगानी पड़ेगी। या मैं बोल सकता हूं कि अगर मुझे एक तरफ से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा तो दूसरी तरफ से मुझे इसके अट्रैक्शन से इसे बाहर निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। और आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी एटम को चाहिए होती है या जो एनर्जी एटम को देनी होती है उसे हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, इस एटम के सामने, इसको सपोज कीजिए मैंने एटम ए मान लिया, दैट इज एटम ए। इसके ही जस्ट बराबर में मैं एक और एटम बनाता हूं एंड दैट इज एटम बी। ये एटम क्या है? बी है। अगेन इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस में और इसके चारों ओर भी क्या मौजूद हैं? शेल्स मौजूद हैं। तो ये फर्स्ट शेल है और ये वाला सेकंड शेल। ठीक है, अब आप ध्यान से देख सकते हैं, मैंने इस वाले एटम को, जिसको मैंने बी नाम दे दिया, इस एटम का साइज छोटा है। अगर एटम का साइज छोटा है तो इसका आउटर मोस्ट शेल न्यूक्लियस से पास होगा। न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल की डिस्टेंस ज्यादा नहीं होगी। डिस्टेंस ज्यादा नहीं होने का मीनिंग है कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से वीकली अट्रैक्ट होगा या स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा। ऑब्वियस सी बात है, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कम है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। ठीक है, वहीं दूसरी ओर अगर एटम का साइज बड़ा हो, जैसा कि ए के केस में है, तो न्यूक्लियस और शेल के बीच की डिस्टेंस ज्यादा होती है और ज्यादा डिस्टेंस होने की वजह से ये लूजली अट्रैक्ट होता है, बहुत ज्यादा ये अट्रैक्ट नहीं होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, एटम एक का इलेक्ट्रॉन और एटम बी के इलेक्ट्रॉन में से कौन सा इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा इसके न्यूक्लियस की तरफ? ऑब्वियस सी बात है, जो अपने न्यूक्लियस से पास है, यानी जिसका एटॉमिक साइज छोटा होगा वो अपने न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्ट होगा। ऐसे में इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होगा या मुश्किल होगा? इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डेफिनेटली मुश्किल होगा, क्योंकि अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहूंगा तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील्ड यहां से न्यूक्लियस की थ्रू हो रहा है और ये न्यूक्लियस इसको आसानी से रिमूव होने नहीं देगा। यानी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में, इस इलेक्ट्रॉन को इसके आउटर मोस्ट शेल से रिमूव करने में मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। इसका सीधा सीधा मतलब यह हुआ कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज।
जितना बड़ा एटॉमिक साइज होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी कम होगी, और जितना छोटा एटॉमिक साइज होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि छोटा साइज तो अट्रैक्शन न्यूक्लियस का ज्यादा और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल। अब अगर ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया है तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास एटॉमिक साइज मौजूद हैं एल्कली मेटल्स के, और आप खुद बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी। डेफिनेटली लिथियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी हाईएस्ट होगी, क्योंकि इसका एटॉमिक साइज सबसे छोटा है और इसका न्यूक्लियस इसके आउटर मोस्ट शेल से सबसे ज्यादा पास है और स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है। और जैसे जैसे हम क्या करते जाएंगे, ग्रुप में नीचे जाते जाएंगे, एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा, और एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती जाएगी। यानी मैं बोल सकता हूं कि एल्कली मेटल्स में ग्रुप नंबर 1 में लिथियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है, और नीचे जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती जाती है, और सीजियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होती है। ठीक है, पीरियड वाइज भी आप डिस्कस करना चाहें तो पीरियड में हमें मालूम है किसी भी पीरियड में आगे जाने पर एटॉमिक साइज छोटा होता जाता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती जाती है, यानी कि ये अपने अपने पीरियड में इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होगी क्योंकि इनके एटॉमिक साइज बड़े हैं। ठीक है, अब आयनाइजेशन एंथैल्पी डिस्कस करने के बाद एक और चीज में, एक और प्रॉपर्टी में डिस्कस करूंगा जो आप बहुत अच्छे से ऑलरेडी जानते हैं, एंड दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अदर एटम्स। एक एटम दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स कितने अच्छे से अट्रैक्ट कर पाता है, उस पावर को, उस कैपेसिटी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ठीक है, अगेन अगर आप एटम्स के ऊपर देखें तो देखिए एटम के अंदर न्यूक्लियस रेस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि ये न्यूक्लियस अपने ही शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करे। अगर कोई दूसरा एटम इसके संपर्क में आता है, सपोज कीजिए ये एक एटम है और इस एटम, ये एटम जब पास आएगा इस शेल के तो इसका न्यूक्लियस यानी एटम ए का न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा। क्यों अट्रैक्ट कर पाएगा? क्योंकि पॉजिटिव कोई सा भी हो और नेगेटिव कोई सा भी हो उसमें अट्रैक्शन होता है। जरूरी नहीं है कि ये अपने ही इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे, अदर एटम के इलेक्ट्रॉन्स को भी अट्रैक्ट कर सकता है। और एक एटम जब दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है तो इस कैपेसिटी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिपेंड करती है एटॉमिक साइज पर, और एटॉमिक साइज जितना बड़ा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही कम होती है, और एटॉमिक साइज जितना छोटा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होती है। तो अगेन अगर मैं आपसे बात करूं इस ग्रुप के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिथियम की होगी, और जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी। अगर आप पाउलिंग स्केल पे मेजर करें तो लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रोक्सीमेटली 1.25 होती है, और अगर हम सीजियम की बात करें तो सीजियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रोक्सीमेटली 0.88 होती है। इनको याद रखना ज्यादा जरूरी नहीं है, इनका सीक्वेंस पता होना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमने एक्चुअल में दो प्रॉपर्टीज पता की। फर्स्ट वन इज आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड सेकंड वन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे और डिस्कस करेंगे हम एल्कली मेटल्स की अदर प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो देखिए एल्कली मेटल्स की अगर अदर प्रॉपर्टीज के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रेशन एंथैल्पी के बारे में। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है और ये किस तरह से वेरी करती है ग्रुप वाइज, ये हम पढ़ेंगे। देखिए हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, जब हम किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद उस सब्सटेंस की एनर्जी में जो चेंज आता है उसे हम हाइड्रेशन एंथैल्पी बोलते हैं। हाइड्रेशन का मीनिंग ही क्या है? वाटर में डिसॉल्व करना। ठीक है, तो किसी भी सब्सटेंस को 1 मोल को वाटर में डिसॉल्व करने पर जो एनर्जी चेंज आता है उसे हम हाइड्रेशन एंथैल्पी बोलते हैं।
आपको मालूम है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में भी बताया था कि ये सभी एक्टिव मेटल्स हैं, दे आर हाईली रिएक्टिव। तो इनको अगर मैं वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि ये एनर्जी रिलीज करेंगे, यानी कि इन्हें वाटर में डिसॉल्व करने पर एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि इनका वाटर के साथ रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट जनरेट करने वाला प्रोसेस है, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव होगी। अब यहां पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी होगी और सबसे कम हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी होगी। तो याद रखिए, हाइड्रेशन एंथैल्पी भी एटॉमिक साइज पर डिपेंड करती है। जितना छोटा एटॉमिक साइज होता है, या मैं बोल सकता हूं जितना छोटा आयन होगा उतनी ही हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। इसका मीनिंग क्या हुआ कि लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी ग्रुप में सबसे ज्यादा होगी क्योंकि इसका एटॉमिक साइज सबसे छोटा है, और जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे, ग्रुप में हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी भी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, और सीजियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे कम होगी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डेंसिटी ऑफ एल्कली मेटल्स। डेंसिटी हमने पहले भी डिस्कस की थी। डेंसिटी की अगर हम बात करें तो एल्कली मेटल में डाउन द ग्रुप जाने पर डेंसिटी इंक्रीज होती है, यानी कि सबसे कम डेंसिटी लिथियम की होगी और नीचे जाने पर यह बढ़ेगी और सबसे ज्यादा डेंसिटी सीजियम की होगी। ठीक है, इसमें एक बात इंपॉर्टेंट और है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, फर्स्ट थ्री एलिमेंट्स लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इनकी डेंसिटी वाटर से भी कम होती है। दे हैव लेसर डेंसिटी देन वाटर। और अगर वाटर से इनकी डेंसिटी कम है तो जब हम इनको वाटर में डालेंगे तो ये वाटर में फ्लोट करने लगेंगे, वाटर में तैरने लगेंगे और वाटर में सिंक नहीं होंगे, क्योंकि इनकी डेंसिटी वाटर से भी कम है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की। इसलिए इन्हें क्या करेंगे, इन्हें हम वाटर में अगर डिसॉल्व करना चाहेंगे तो पहले ये वाटर में क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे। ये बहुत ही लाइट एलिमेंट्स कहे जाते हैं, जिसमें लिथियम इज द लाइटेस्ट मेटल। लिथियम सबसे हल्का मेटल होता है और इतने हल्के होते हैं कि ये वाटर में आराम से तैर लेते हैं। रुबिडियम और सीजियम की जो डेंसिटी है वो वाटर से ज्यादा होगी, तो ये वाटर के अंदर आसानी से सिंक हो जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, फ्लोट नहीं करेंगे। इसके साथ मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि हम सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में स्टोर करते हैं। ठीक है, लेकिन लिथियम इतना लाइट है, इतना हल्का मेटल है कि इसको अगर हम केरोसिन में स्टोर करेंगे तो ये केरोसिन में भी फ्लोट करने लगेगा, यानी उसकी सरफेस पर रहेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, लिथियम को केरोसिन में स्टोर ना करके इसको वैक्स में स्टोर किया जाता है। यह बात भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि लिथियम को किस में स्टोर किया जाता है, लिथियम को वैक्स में स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो ये बात थी इनकी डेंसिटी से रिलेटेड। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या स्टडी किया, आज की क्लास के अंदर हमने बेसिकली सबसे पहले एटॉमिक साइज के ऊपर डिस्कशन किया और हमने जाना कि लिथियम एटॉमिक साइज में सबसे छोटा होता है और डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है और सीजियम का एटॉमिक साइज सबसे बड़ा होता है। इसके बाद हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी डिस्कस की। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे हम आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं, और आयनाइजेशन एंथैल्पी एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि लिथियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी हाईएस्ट होती है और डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती जाती है। इसी तरह हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्कस किया और लास्ट में हमने डेंसिटी को डिस्कस किया, और डेंसिटी डिस्कस करने के बाद हमें पता चला कि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम वाटर से भी हल्के होते हैं, वाटर से भी इनकी डेंसिटी कम होती है, और लिथियम इतना हल्का होता है कि इसको केरोसिन में स्टोर नहीं कर सकते, इसीलिए इसे वैक्स में स्टोर किया जाता है। आज के इस वीडियो लेक्चर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। आप इन सभी क्वेश्चंस को घर पर प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो लेक्चर में हम इतना ही जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम एल्कली मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।